हाय एवरीवन और सभी को नमस्कार। मेरे चैनल इजी लर्निंग लर्न एंड ग्रो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम ईवीएस क्लास 5th का चैप्टर 9 पढ़ेंगे अप यू गो। तो पढ़ते हैं 2 फरवरी 1984। तो ये इस डेट के पीछे भी एक स्टोरी है जो कि हम आगे पढ़ेंगे। इस ईयर के पीछे 1984 माउंटेनियरिंग कैंप। यहाँ हम किसी महिला की आप बीती देखेंगे जो कि ट्रैकिंग पे जाती है माउंटेन पे। और ये नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी की बात की जा रही है जो कि उत्तराखंड में स्थित है। ये भी एक इसके पीछे भी एक हिस्ट्री क्रिएट होगी जो कि ऑलरेडी हो चुकी है। मतलब स्टोरी में हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कि कौन सी हिस्ट्री थी। तो यहाँ पे माउंटेनियरिंग कैंप में वो लोग बहुत एक्साइटेड थे। उनमें से 20 लोग जो थे वो केंद्रीय विद्यालय की शिक्षिका थीं और दूसरी जो महिलाएं थी वो कुछ बैंक कर्मचारी थी और कुछ दूसरे इंस्टीट्यूशंस की थी। तो जो महिला अपनी आप बीती सुना रही है उनका सेकंड दिन होता है। वो मॉर्निंग में उठती हैं और वो बहुत चिल्लाती हैं पेन के कारण, क्योंकि जो एक दिन पहले की घटना हुई है वो उसे याद करती हैं कि उन्होंने 26 किलोमीटर किस तरीके से वॉक किया था, बहुत ही भारी रक सैक के साथ जो उन्होंने अपनी बैग पे रखा था। तो रक सैक एक टाइप का बैग होता है जो अपनी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे रखा जाता है, जो कि काफ़ी भारी होता है। उसे लेकर वो लोग माउंटेनियरिंग करते हैं। तो वो काफ़ी डरी हुई थी कि आज फिर से उन्हें संकीर्ण पाथ पे चलना होगा जो कि काफ़ी रफ होगा और क्लाइंब करना होगा। माउंटेन पे जैसे हम क्लाइंब करते हैं रस्सियों के द्वारा, तो वो करना होगा। वो नहीं चाहती थी करना क्योंकि उन्हें पैर में बहुत दर्द था, छाले पड़े हुए थे। उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो धीरे धीरे ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह के तरफ बढ़ती हैं जो कि डायरेक्टर होते हैं इस एडवेंचरस कोर्स के, और वो एक्सक्यूज़ देना चाहती हैं कि उन्हें छुट्टी चाहिए थी। लेकिन सडनली बिना कुछ कहे हुए उन्हें एक आवाज़ सुनाई पड़ती है पीछे से कि वो ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह की आवाज़ होती है। वो कहते हैं कि मैडम क्या आपने ब्रेकफास्ट कर लिया है? अगर नहीं किया है तो जल्दी कीजिए, नहीं तो हम लोग को ट्रैकिंग के लिए खाली पेट ही जाना पड़ेगा। वो सर कहती रहती हैं बट कुछ नहीं कहती हैं, बट कुछ कह नहीं पाती हैं। फिर जो ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह है वो कहते हैं कि मुझे पता है आपके पैरों में छाले हुए हैं, आप वॉक नहीं कर सकती हैं, बट ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। तो आप रेडी हो जाइए, जल्दी जल्दी हमें ट्रैकिंग के लिए जाना है। इसके बाद वो रेडी होने के लिए चल पड़ती हैं और फिर से उन्हें आवाज़ सुनाई देती है कि सुनिए मैडम, आपको ग्रुप नंबर 7 को लीड करना है। तो यहाँ पे उनको लीड की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, जहाँ पे औरों को हेल्प करनी होती है जिन्हें क्लाइंबिंग करने में डिफ़िकल्टी होती है। उन्हें बूस्टअप करना होता है, मोराल बूस्टअप करना होता है, प्लस उन्हें हेल्प करना होता है क्लाइंबिंग में। तो ये एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको मिली होती है ग्रुप नंबर 7 के लिए। आगे कुछ पूछा जा रहा है, यहाँ बोला जा रहा है हैव यू एवर सीन द माउंटेन। तो ये क्लास 5th के बच्चों के लिए है। अगर हम क्वेश्चन करें तो अगर हम माउंटेन एरिया में रह रहे हैं तो हम बता सकते हैं, नहीं रह रहे हैं यदि हम घूमने गए हैं कहीं तो हम बता सकते हैं कि हाँ हमने माउंटेन देखा है या नहीं देखा है। वैसे हमने टीवी में, अखबारों में एक्सेट्रा में तो देखा ही होगा फॉर श्योर। अब ये पूछा जाता है हाउ फार हैव यू वॉकड एट वन टाइम। तो एक टाइम में आप कितने दूर तक बिना रुके हुए वॉक कर सकते हैं और कितना रुके हुए वॉक कर सकते हैं और बिना रुके हुए कितने देर आपने वॉक किया है। तो अगर आप इस चीज़ का ट्रैक रख रहे होंगे अपने पास तो ये बता सकते हैं। अब नेक्स्ट इमेजिन करने को कहा गया है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द पाथ्स ऑन द माउंटेन, ड्रॉ अ पिक्चर। तो ये बच्चों के लिए कहा गया है। हमें तो पता है कि वो रफ पाथ होते हैं, नैरो होते हैं, संकीर्ण पाथ होते हैं, ऊबड़ खाबड़ होते हैं जिसमें चलने में काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है। तो हमें साथ बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट ले जाने पड़ते हैं। हम आगे में उन चीज़ों की भी बात करेंगे जो कि माउंटेनियरिंग या ट्रैकिंग के दौरान ले जाए जाते हैं, जिनकी ज़रूरत पड़ती है माउंटेनियर्स को। अब हम देखते हैं अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पे लीडर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो हम देखेंगे। इससे रिलेटेड आगे क्वेश्चन भी है तो अभी हम ध्यान से देख लेते हैं। लीडर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो दूसरों की हेल्प करें उनके बैगों को टांगने में,
और वो लीडर अपनी टीम को आगे बढ़ाएं और फिर लास्ट में वो जाएं। लीडर जो हैं वो उनकी हेल्प करेंगे जो ठीक से क्लाइंब नहीं कर पा रहे हैं माउंटेन पे, तो वो उनको हेल्प करेंगे, क्लाइंब करवाने की कोशिश करवाएंगे और उनके लिए अच्छा जगह देखेंगे जहाँ पे वो रेस्ट कर सकें, रुकें, क्योंकि माउंटेनियरिंग लगातार नहीं किया जा सकता है, बीच बीच में कुछ कुछ पड़ाव आते हैं और इस बीच ब्रेकफास्ट या जो भी स्नैक्स लेना होता है एनर्जी बूस्ट करने के लिए, उसके लिए कहीं रुकना पड़ेगा और रेस्ट करना पड़ेगा। आगे लुक आफ्टर दोज हु आर नॉट वेल, तो उनको भी ध्यान देना है जो कि जिनकी तबीयत ठीक नहीं है, और फिर फूड का अरेंजमेंट भी करना है ग्रुप्स के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, जो 6 पॉइंट्स हैं, वो ग्रुप लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। आगे है जो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है ग्रुप लीडर के लिए कि खुद पनिशमेंट झेलना। जैसे कि अगर ग्रुप में किसी से कोई गलती हो गई तो वो पनिशमेंट ग्रुप लीडर को ही मिलेगा। तो इसका मतलब है कि ग्रुप लीडर ये इंश्योर करें कि औरों से पनिशमेंट ना हो या औरों से मिस्टेक ना हो। तो ये यहाँ पे उन्होंने एक स्पेशल काइंड ऑफ डिसिप्लिन देखा और वो आश्चर्य थी या वो उन्हें डाउट था कि क्या इस कैंप में उन्हें कुछ फन भी मिलेगा, क्या वो मज़े कर पाएंगी इस कैंप में, क्योंकि इस टाइप का डिसिप्लिन है। तो इस उधेड़बुन में वो थी। अब ग्रुप नंबर 7 की बात करते हैं जिनकी ये लीडर हैं। तो इसमें गर्ल्स थीं जो कि असम से थीं, मणिपुर से, मिज़ोरम से, मेघालय और नागालैंड से थी। तो अधिकतर इसमें सारा ऑलमोस्ट नॉर्थ ईस्ट एरिया है इंडिया का। यहाँ पे जो टीचर थी इस ग्रुप में केवल यहीं केंद्रीय विद्यालय की टीचर थी और सब किसी दूसरे प्रोफेशंस के थे। इन्हें सारे लोगों से मिलकर काफ़ी अच्छा लगा था। बस ये कुछ लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर पाई थी, जिनमें से एक का नाम था कोदोम्बी जो कि मिज़ोरम की थी। तो 21 दिन बीत चुके थे, सभी से किसी न किसी प्रकार से इंटरेक्शन हो गया था, बट एक जो बंदी थी जो मिज़ोरम से थी, जिन्हें हिंदी नहीं आता था, उनसे इनकी इंटरेक्शन नहीं हो पाई थी। बट ये दोनों एक दूसरों के हार्ट में ग्रो कर रहे थे, एक दूसरे के करीब आ रहे थे, एक दूसरों के लिए अच्छी भावनाएं थी, बट इंटरेक्शन नहीं था एक दूसरे से, लैंग्वेज गैप के कारण। अब हम क्वेश्चन के रूप में कुछ चीज़ें देखेंगे। तो यहाँ पे ग्रुप लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछी गई है जो कि हमने पढ़ रखा है अभी तुरंत। अब सेकंड है, अगर हमें लीडर बनाया जाएगा इस ग्रुप का तो हमें कैसा लगेगा? डेफिनेटली हमें अच्छा लगेगा, हम प्राउड फील करेंगे और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभाने की कोशिश करेंगे बिना किसी मिस्टेक के। आगे है कि अगर क्लास मॉनिटर बनाया जाए हमें, तो क्लास 5th के बच्चों के लिए है। तो क्लास मॉनिटर अगर उन्हें बनाया जाए तो उन्हें क्या करना है क्लास मॉनिटर? तो क्लास मॉनिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? क्लास मॉनिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि टीचर के एब्सेंस में डिसिप्लिन मेंटेन करें और जो स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट है वो टीचर तक पहुंचाएं, और जो भी किसी भी प्रकार की उधेड़बुन है या किसी भी प्रकार का झगड़ा लड़ाई, ये सब से बचाएं क्लास को। तो वो डिसिप्लिन के अंदर ही आ गया। तो ये सारी चीज़ें है मॉनिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक और चीज़ है जो क्लास में जैसे चॉक, डस्टर या जो भी एड्स हैं, टीचिंग एड्स, लर्निंग एंड टीचिंग एड्स, वो सब अरेंज करवाना मेन रूम से ये मॉनिटर का काम है। यहाँ लास्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आप क्या क्लास मॉनिटर बनना चाहोगे, क्यों? तो ऑब्वियसली किसी को भी प्राउड फील होगा, कोई भी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए रेडी होता है। ये एक टाइप का चैलेंज होता है। जो चैलेंजिंग विद्यार्थी होते हैं वो चाहते हैं कि वो मॉनिटर बने और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एग्जीक्यूट करें। एग्जीक्यूट करना मतलब अच्छे से निभाएं। अब यहाँ पे क्रॉसिंग द रिवर की बात हो रही है। डेट है 5 फरवरी 1984। तो इन्होंने डेट वाइज बताया है अपनी इस माउंटेनियरिंग वाली घटना को।
तो यहाँ इन्हें विटामिन सी मिलता है, आयरन टैबलेट्स मिलता है, हॉट चॉकलेट्स मिलते हैं ब्रेकफास्ट में। तो विटामिन सी का क्या काम होता है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, इम्यूनिटी बढ़ाता है विटामिन सी। आयरन टैबलेट्स क्या करता है, आयरन की डेफिशिएंसी होने नहीं देता है, बॉडी में खून मेंटेन रखता है, खून की कमी नहीं होने देता है। हॉट चॉकलेट बॉडी वार्म रहे, क्योंकि वो लोग अब रिवर क्रॉस करेंगे और रिवर ठंडा होगा, वहाँ पे बर्फीला रिवर होगा, तो उसके लिए उनकी बॉडी वार्म होनी ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें उन्हें स्ट्रेंथ देंगी, उन्हें शक्ति देंगी, ताकि वो कोल्ड एनवायरनमेंट में अपने आप को वार्म रख सके। तो यहाँ पे एवरी मॉर्निंग मेडिकल चेकअप भी होता है और वो अपने बैंडेज को बांध लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। आफ्टर एन 8 किलोमीटर ट्रैक वी रीच्ड अ रिवर। तो 8 किलोमीटर ट्रैकिंग के बाद उन्हें वो रिवर तक पहुंचते हैं। वहाँ पे थिक रोप होता है जो कि दोनों रिवर के छोरों पे बंधा हुआ रहता है। एक एंड पे बंधा होता है, दूसरा दूसरे एंड पे बंधा होता है। तो एक एंड से स्टार्ट करना है और दूसरे एंड तक जाना है। तो यहाँ पे जो रोप था वो टाइटली फिक्स था पेग्स और पिटन्स पे, दोनों साइड्स। तो हम सबसे पहले पिटन्स देख लेते हैं। इस टाइप के मेटालिक इंस्ट्रूमेंट को पिटन्स कहते हैं, जो कि रोप के बांधने के काम आएगा। इन्हीं पिटन्स के द्वारा रोप को बांधा गया था दोनों साइड में। जो महिला थी वो काफ़ी नर्वस थी और उन्हें ये लग रहा था कि अगर रोप टूट जाए तो क्या होगा। वो रिवर की चौड़ाई का अंदाज़ा लगाना चाह रही थी। वो काफ़ी डरी हुई थी इसकी चौड़ाई को देखकर, और कुछ ऐसी घटना घट जाए जिससे वो डरी हुई थी। तो यहाँ पे जो इंस्ट्रक्टर थे वो रोप को कमर पे बांध रहे थे और उसमें हुक लगा रहे थे। फिर उसके बाद जो स्लिंग था उनको रोप से बांध रहे थे रिवर के अक्रॉस, जिससे कि वो उस पे वॉक कर सके वो लोग। आइसी वाटर था तो वहाँ पे जो भी लोग थे वो रेडी नहीं थे आगे जाने के लिए, क्योंकि रिवर जो था वो काफ़ी फास्ट मूव कर रहा था। तो ये सारी घटनाएं उन्होंने बताई हैं कि किस दौरान रिवर राफ्टिंग, ट्रैकिंग जो चीज़ें हैं वो कैसे कैसे उन्होंने पार किया। तो सभी लोग एक दूसरे को पुश कर रहे थे कि आप जाओगे आगे, आप जाओगे आगे। और जो वो महिला थी वो लास्ट में लाइन में खड़ी थी ताकि उन्हें कोई देख ना पाए। तो जो एक इंस्ट्रक्टर थे उनके पास आए और स्लिंग के साथ आए और रोप के साथ। तो उन्हें पता था कि वो बच नहीं सकती हैं, उन्हें जाना ही होगा। वो रेडी थी बट उनके पास साहस नहीं था जाने के लिए आगे। तो यहाँ पे जो सर हैं उनकी इस डर को समझ पा रहे थे। वो उन्हें ज़ोर से चिल्लाते हैं और उन्हें चीयर्स कहते हैं कि संगीता मैडम के लिए चीयर्स। तो अभी तक हमें शायद नाम नहीं पता होगा। जो अपनी आप बीती सुना रही हैं उनका नाम है संगीता, जो कि केंद्रीय विद्यालय की शिक्षिका थी। तो इससे पहले कि वो जानती, कोई और उन्हें पुश कर दिया रिवर पे। तो वो उनका जो रिवर राफ्टिंग है वो स्टार्ट हो गया। फिर उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि उनके फीट जो हैं वो काफ़ी ठंडी हो रहे हैं, क्योंकि रिवर का पानी जो था वो काफ़ी ठंडा था। तो यहाँ पे वो कांपने लगती हैं, उनके तीत कटकटाने लगते हैं, जैसे ठंड में होती है अक्सर। ये चीज़ हमने एक्सपीरियंस किया होगा। और यहाँ पे वो रोप को पकड़ी रहती हैं और अपने फीट को रिवर बेड पे डालने की कोशिश करती हैं ताकि वो आगे बढ़े। रोप को पकड़ के वो रिवर के थ्रू आगे बढ़े। तो यहाँ पे वो आगे बढ़ती हैं और जैसे जैसे आगे बढ़ती हैं उन्हें लगता है कि जो रिवर है वो डीप होते जा रहा है और अब ऐसा टाइम आ गया था कि जो पानी है वो उनके नेक तक पहुँच गया था। तो रिवर के बीच में वो अपने बैलेंस को खोने लगती हैं और वो स्लिप करना स्टार्ट करने लगती हैं। वो काफ़ी डर जाती हैं, उन्हें काफ़ी ठंड लग रही होती है और उन्हें ऐसा लगता है कि उनका हाथ स्लिप हो जाएगा और वो शाउट करने लगती हैं हेल्प के लिए। तो उन्हें ऐसा लगता है कि रिवर द्वारा वो दूर चली जाएंगी, क्योंकि उनका हाथ छूट जाएगा तो वो रिवर की बहाव में बह जाएंगी।
बट उन्हें ये रियलाइज़ होता है कि वो उन रोप के द्वारा उन्हें बांधा गया था स्लिंग से, तो ऐसा अगर उनका हाथ भी छूट जाए तो उनकी बॉडी अटैच्ड रहेगी, वो रिवर के बहाव में नहीं बह पाएंगी। तो उन्हें आवाज़ आती है होल्ड द रोप, क्योंकि उन्हें रोप को होल्ड करना होता है अपने बैलेंस को बनाने के लिए। वो ऐसे तो रिवर में गिर नहीं पाएंगी, लेकिन उनका बैलेंस नहीं बनेगा तो वो आगे भी नहीं बढ़ पाएंगी। तो उन्हें आवाज़ आती है कि रोप को पकड़ो, उस रस्सी को पकड़ो। वो इस शाउट को सुन सकती हैं और फिर वो किसी तरीके से उस रोप को पकड़ती हैं और अपने आप को आगे बढ़ाती हैं। फिर कुछ हिम्मत जुटाती हैं और रिवर के दूसरी छोर तक पहुंच जाती हैं। उन्हें बहुत अच्छा फील होता है, क्योंकि एक टाइप का चैलेंजिंग जो टास्क था वो ओवर होता है। अब वो रिवर के पास खड़ी हो जाती हैं और वो उसी तरीके से लोगों को बूस्टअप करती है कि आइए आप आगे, क्योंकि वो उस फियर को महसूस कर चुकी हैं और वो नहीं चाहती हैं कि दूसरे लोग उस डर में जिएं। तो उन्हें बूस्टअप करती है, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाती हैं। तो आगे हम देखते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, व्हाट काइंड ऑफ टूल्स आर नीडेड फॉर क्लाइंबिंग माउंटेन। तो यहाँ पे हमने देखा है क्लाइंबिंग माउंटेन के लिए हमें क्या चाहिए। क्लाइंबिंग माउंटेन के लिए हमें स्लिंग चाहिए, पिटन्स चाहिए और हुक्स चाहिए, जिसे हम स्लिंग भी कहते हैं। इसके अलावा हमें कुल्हाड़ी, जिसे इंग्लिश में एक्स कहते हैं, वो चाहिए। जो भी कपड़े हैं वो भी चाहिए, क्योंकि वो डिफरेंट कपड़े होते हैं। बूट्स वगैरह होते हैं, ऊपर में जैकेट्स भी होते हैं। अगर ठंडी जगह पे हम जा रहे हैं, माउंटेन अक्सर ठंडा होता है, तो उस हिसाब से हमें कपड़ों की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा स्नैक्स की ज़रूरत पड़ती है, विटामिन सी के टैबलेट्स की ज़रूरत पड़ती है, या जो भी विटामिन रिच सब्सटेंस है उसकी ज़रूरत पड़ती है। आयरन टैबलेट्स की ज़रूरत पड़ती है, चॉकलेट, मिल्क एट्सेट्रा, वो लोग जो भी खाने पीने का सामान अरेंज हो जाए उन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारे रिक्वायरमेंट हैं माउंटेन को क्लाइंब करने के लिए। एक बैग की भी ज़रूरत पड़ती है, जिसमें सामान रखा जाए या जिनमें इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट्स होते हैं उनके। स्टिक की भी ज़रूरत पड़ती है। आगे हम देखते हैं, हैव यू एवर सीन अ हुक और रोप बीइंग यूज्ड फॉर एनीथिंग एल्स। तो हमने देखा होगा जैसे घर में भी हम हुक यूज़ करते हैं, रस्सियों को भी यूज़ करते हैं कपड़ों को टांगने के लिए, या किसी चीज़ का बैलेंस बनाने के लिए, या फिर जो कुएं हैं, कुएं में भी रोप और हुक यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे व्हाट एल्स कैन बी यूज इफ़ वी वांट टू क्रॉस अ रिवर इन द माउंटेन। तो हमने देखा है कि क्या हम यूज़ कर सकते हैं, अभी अभी हमने पढ़ा भी है। तो हमें रोप की ज़रूरत पड़ेगी और पिटन्स की ज़रूरत पड़ेगी। उसके अलावा हमें स्लिंग की भी ज़रूरत पड़ेगी। कमर में जो बांधा जाता है एक टाइप का बेल्ट, उसकी ज़रूरत पड़ेगी, जिससे वो रोप को बांधा जा सके। और भी डिफरेंट चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, हो सके ऐसे ग्लव्स की ज़रूरत पड़े जिनमें ग्रिपिंग कैपेसिटी अच्छी हो, जो अच्छे से रोप को पकड़ सके। तो इन सभी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जब हम रिवर को क्रॉस करते हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है एक्स्ट्रा एनर्जी क्यों लगती है माउंटेन पे जाने के लिए। तो माउंटेन पे हमें ऊपर जाना होता है और ऊपर में हम ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट जाते हैं। ऑक्सीजन लेवल भी डाउन रहता है, ऑक्सीजन की भी ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरीके से एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है माउंटेन पे जाने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू एवर हर्ड ऑफ एनीवन हु हैज़ डन समथिंग एडवेंचरस, व्हाट। तो आपने अगर सुना होगा तो आप कह सकते हैं, और नहीं सुना होगा तो आप इसको सर्च कर सकते हैं कि कोई एडवेंचरस कुछ किया है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू एवर डन एनीथिंग एडवेंचरस, इफ यस टेल योर क्लास। तो ये क्लास 5th के बच्चों के लिए है, अगर आपने कुछ एडवेंचरस किया है माउंटेन पे तो आप बता सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं रॉक क्लाइंबिंग पे। तो यहाँ पे 15 किलोमीटर उन्हें क्लाइंब करके अब वो टेकला विलेज पे पहुंचते हैं। ये विलेज जो है वो 1600 किलोमीटर की हाइट पे है, सॉरी ये 1600 मीटर की हाइट पे है। तो यहाँ पे रक सैक होता है उनके पास, और
उनके पास फूड पैकेट्स होते हैं, वाटर बॉटल, रोप, हुक, प्लास्टिक शीट, डायरी, टॉर्च, टॉवल, सोप, विंड चीटर, विसल, ग्लूकोज, जैगरी, चना और कुछ अदर स्नैक्स होते हैं। तो सभी चीज़ों का अपना अपना इम्पोर्टेंस है। जैसे फूड पैकेट्स इम्पॉर्टेंट है, वाटर बॉटल डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट है, रोप से ही हम स्लिंग या पिटन्स को बांध के अपना बैलेंस बना के जा सकते हैं। हुक की ज़रूरत पड़ेगी। डायरी में अगर कुछ मैप हमने बनाया है या कोई टू डूज बनाया है तो वो देख के हम फॉलो कर सकते हैं, या फिर कुछ नया हमें एक्सपीरियंस मिला है तो वो हम पॉइंट वाइज नोट कर सकते हैं वहाँ पे। अगर टॉर्च की ज़रूरत पड़े, जैसे कुछ चीज़ें काफ़ी माइन्यूट होती हैं जिन्हें देखने के लिए टॉर्च की ज़रूरत पड़े, टॉवेल, सोप, ये आपको पता है। विंड चीटर की ज़रूरत पड़ेगी, विसल, ग्लूकोज, जैगरी, तो ये सारे एनर्जी बूस्टर्स हैं, इनकी ज़रूरत पड़ेगी। जैगरी और चना है वो हमारे हम में खून की कमी भी मेंटेन करेगा या खून की कमी नहीं होने देगा और बॉडी को गर्म रखेगा, तो इसलिए इनकी ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे वो जब बढ़ रहे थे तो वो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को देखें स्टेप फील्ड में, तो स्टेप फील्ड माउंटेन पे बने होते हैं, सीढ़ी नुमा जिन्हें हम फील्ड कहते हैं। तो इन पे सब्जियां उगाई जाती है, फ्रूट्स उगाए जाते हैं। उन्होंने कर्नल राम सिंह को देखा 19 मीटर की हाइट पे, तो उन्हें 1600 मीटर पहुंचना था और 19 मीटर की हाइट पे फ्लैट रॉक पे कर्नल राम सिंह को उन्होंने देखा, जो कि पेग्स और रोप्स के साथ खड़े थे। तो यहाँ पे उन्हें बोला गया था कि पहले आप रॉक को अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए, क्योंकि कहाँ पे पैर रखना है ये उन्हें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ताकि वो बैलेंस मेंटेन रखें, बैलेंस खोए ना। तो आगे देखते हैं। आज वो बैकआउट नहीं कर रही थी, उनमें काफ़ी करेज था, जो अपनी आप बीती बता रही हैं। वो पहले जैसे हमने कुछ टाइम पहले देखा पेज नंबर 3-4 में कि वो काफ़ी नर्वस थी, डरी हुई थी, बट यहाँ पे वो कह रही हैं कि आज वो काफ़ी एक्साइटेड थी, उन्हें अच्छा लगने लगा था और वो लाइन में सबसे पहले खड़ी थी। उनके इंस्ट्रक्टर उनके वेस्ट पे रोप बांधते हैं और वो स्लिंग लगाते हैं और रोप को उसमें अटैच करते हैं, जो कि हैंग कर रहा था, और वो क्लाइंब करने लगते हैं। तो वो देखती हैं कि जो इंस्ट्रक्टर हैं वो माउंटेन पे क्लाइंब करना स्टार्ट करते हैं। ऐसा लग रहा था कि वो रन कर रहे हैं माउंटेन पे। तो वो उसी तरीके से स्लिंग लगाती हैं, स्लिंग जो हुक है उसको लगाती हैं, वो अपने फर्स्ट स्टेप को आगे बढ़ाती हैं, लेकिन वो स्लिप कर जाती हैं। फिर वो जो रोप है उससे स्विंग करने लगती हैं, झूले की तरह हो जाती हैं, क्योंकि वो स्लिप कर जाती हैं लेकिन वेस्ट से बंधा हुआ रहता है, उनकी कमर से बंधा हुआ रहता है, तो वो गिरती नहीं हैं, वो एक टाइप से झूला झूलने लगती हैं। फिर उन्हें कहा जाता है कि अपनी बॉडी को 90 डिग्री के एंगल पे रखो। उन्हें सुनाई देता है ये बात, तो वो अपने बैक को स्ट्रेट रखती हैं और पैर और बैक तो यहाँ पे 90 डिग्री के एंगल पे अपनी बॉडी को करके आगे बढ़ना होता है। बॉडी स्ट्रेट रहेगी और पैर रॉक पे रहेंगे। इस तरीके से इस चीज़ को ध्यान में रख के आगे बढ़ना होता है। तो रॉक को फ्लैट ग्राउंड समझना होता है और क्लाइंब करना होता है। अगेन जब वो लोग दूसरे साइड से उतर रहे थे तो इस चीज़ को वो स्पेशल वे से करते हैं, उन्हें रैपलिंग कहते हैं। तो यहाँ पे रोप को पूरी बॉडी में रैप कर लिया जाता है और फिर क्लाइंब किया जाता है, तो इसे हम रैपलिंग कहते हैं। तो वो फियरलेस थी काफ़ी और ये कर रही थी अपनी टीम के साथ। यहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं, तो ये एक्सपीरियंस पे हैं कि आपने कभी ट्री क्लाइंब किया है, आपको कैसा फील हुआ है, या फिर आपने कभी स्मॉल वॉल क्लाइंब किया है, क्या डिफरेंस होता है स्मॉल वॉल क्लाइंब करने में और हाई रॉक क्लाइंब करने में।
तो वॉल जो है वो फ्लैट होता है, वो हम डायरेक्टली क्लाइंब कर सकते हैं, बट रॉक क्लाइंब करने के लिए हमें इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसा कि हमने ऊपर में पढ़ा है। और इसके अलावा हमें जो फीट है वो सही जगह पर रखना होता है, तो वो जगह आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा ऐसा जगह है जहाँ हमारा फीट फंस जाए अच्छे से और वो फिसले ना, और फिर इस तरीके से हम आगे बढ़ें। तो वॉल क्लाइंबिंग और हाई रॉक क्लाइंबिंग में बहुत डिफरेंस होता है। आगे हम देखते हैं एक फ़नी इंसिडेंट। तो ये फ़नी इंसिडेंट होता है कोदोम्बी, जो कि मिज़ोरम की थी, जिन्हें हिंदी नहीं बोलना आता था। वो उन्हें उन लोगों को भूख लगी थी। तो यहाँ पे जो संगीता मैम थी और जो कोदम्बी थी, इन दोनों को भूख लगी थी। कोदम्बी ने फेंस को क्रॉस करके किसी खेत में, किसी फील्ड में फेंस लगे हुए थे, उसे क्रॉस करके वो फील्ड पे पहुंच गई और उन्होंने 2 खीरे तोड़ लिए। फिर जब वो जिनका जो वो फेंस था, जिनका वो फील्ड था, वो वुमेन ने उन्हें पकड़ लिया और देख लिया कि वो उन्होंने खीरे रखे हुए हैं। तो कोदोम्बी अपने लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रही थी, बट वो वुमेन भी है, वो लैंग्वेज जानती थी, वो उसी लैंग्वेज में बात कर रही थी, बट वो समझने को तैयार नहीं थी। यहाँ पे जो संगीता मैम है, जिन्होंने अपनी आप बीती बताई है, वो भी समझाने की कोशिश कर रही थी, बट उनकी आवाज़ या उनका जो लैंग्वेज है वो दोनों में से किसी को नहीं समझ में आ रही थी। तो अल्टीमेटली उन्होंने क्या किया, अपने दोनों हाथों को जोड़ लिया और सॉरी बोला। तो इस बीच उन्हें रियलाइज़ होता है कि काफ़ी अंधेरा हो चुका है, वो लोग अपने रास्ते भूल गए हैं, वो ग्रुप से अलग हो गए हैं। उनका टॉर्च काम कर रहा था, बट उस छोटे से टॉर्च से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उन्हें इतनी ठंड में भी पसीने आ रहे थे डर से कि वो अपनी टीम से अलग हो गए हैं और रात हो गया है। वो संगीता मैम जो है वो कोदम्बी का हैंड पकड़े टाइटली और ज़ोर से चिल्लाने लगती हैं कि सारे लोग कहाँ हैं, क्या आप सुन सकते हैं मेरी आवाज़। तो वो जो आवाज़ है उनकी, वो माउंटेन में इको करने लगती है, बाउंस बैक होने लगता है, मतलब माउंटेन में गूंज उठता है वो आवाज़। और फिर ये लोग विस्लिंग करने लगते हैं और दूसरे और टॉर्च फ्लैशेस होते हैं। तो इससे ये पता चलता है, उन्हें लग जाता है कि हमारे ग्रुप के 2 मेंबर्स जो हैं वो इस ग्रुप में नहीं हैं। तो दोनों एक दूसरे को ढूंढने लगते हैं। उसके बाद कुछ डिस्टेंस से उन्हें विसल की आवाज़ आने लगती है और जो संगीता मैम है वो रियलाइज़ कर लेती हैं इस सिग्नल को कि ये उनकी टीम का सिग्नल है। लेकिन ये दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ी रहती हैं, क्योंकि अभी तक टीम से मिली नहीं रहती हैं। फिर कोदोम्बी को ऐसा लगता है कि उन्हें चुप नहीं रहना चाहिए, टॉक करते रहना चाहिए। तो वो मिज़ो भाषा में गाना गाने लगती हैं ज़ोर ज़ोर से। गाने का 2 रीज़न होता है कि एक तो वो सिग्नल पहुंचाना कि अगर उनकी टीम कोई दूर से भी सुन रही है तो वो उनके करीब आ सके। वो अपने अंदर का फियर है उसको ख़त्म करने के लिए वो गाना गाते हैं। तो उसके बाद उन्हें अपनी टीम मिल जाती है, वो वापस से अपनी टीम में आ जाते हैं। आगे हम क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पूछा गया है कि आपके क्लास में कोई है जो कि आपकी लैंग्वेज नहीं समझता है, या फिर आप उनकी लैंग्वेज नहीं समझते हैं, तो इस केस में आप क्या करेंगे। तो इस केस में अगर हम लैंग्वेज नहीं समझेंगे तो कम से कम एक दूसरे को हम भावात्मक तरीके से एक दूसरे से जुड़ सकते हैं बिना लैंग्वेज बोले हुए। जिस तरीके से हमने एग्जाम्पल देखा संगीता मैम और कोदोम्बी का, यहाँ पे बोला आप कभी अपना रास्ता भूले हो, फिर आपने क्या किया है। तो आप अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे ये बता सकते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि कोदम्बी क्यों ज़ोर से गा रही थी, तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। एक तो अपने फियर को हटाने के लिए, दूसरा अपने ग्रुप को सिग्नल देने के लिए, ताकि वो लोग इन तक जल्दी पहुँच जाएं या एक दूसरे से वो लोग मिल लें। यहाँ पे है कि ऐसा बोला गया है कि क्या आपने किसी को देखा है कुछ स्पेशल काम करते हुए अपने फियर को भगाने के लिए। तो अगर कभी डर लगता है तो कोई कोई ज़ोर से चिल्लाने लगता है, कोई भगवान का नाम लेने लगता है, या कोई अपने आई को क्लोज कर लेता है। ऐसा हम खुद भी किए होंगे या फिर हमने देखा होगा अपने सिबलिंग्स को। या फिर अब यहाँ पे अगेन क्वेश्चन है, आस्क योर फ्रेंड फॉर अ बुक विदाउट स्पीकिंग, ट्राई टू एक्सप्लेन समथिंग टू द क्लास इन द सेम वे। तो यहाँ क्लास 5th के लिए है कि कुछ करना है, हमें दूसरे फ्रेंड से बुक मांगना है बिना बोले हुए। तो हम इशारे से मांग सकते हैं, वैसी बॉन्डिंग भी होनी चाहिए हमारी।
अब आगे पढ़ते हैं। स्पेशल गेस्ट, आफ्टर डिनर वी मेट अ स्पेशल गेस्ट बचेंद्री पाल। तो यहाँ पे 54 लिखा हुआ है डेट, जहाँ पे वो लोग डिनर के बाद वो बचेंद्री पाल से मिले। तो अभी हम देखते हैं, हमें पता होगा कि ये महिला जो है वो भारत की पहली महिला है जो कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी हैं और भारत का झंडा लहराया है। इसके अलावा ये वर्ल्ड की 5th महिला है जो कि 5वें स्थान पे, इनसे पहले 4 महिलाएं जा चुकी थी एवरेस्ट पे, माउंट एवरेस्ट पे। ये 5वीं, वर्ल्ड की 5वीं महिला है, बट हमारे भारत की पहली महिला है। तो यहाँ देखते हैं, तो उसी टाइम 1984 में उन्हें सेलेक्ट किया गया था माउंटेन एवरेस्ट को क्लाइंब करने के लिए। उन्हें ब्लेसिंग्स मिला था ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह का, वही ब्रिगेडियर जो कि इस एडवेंचरस टूर के कोच थे। और ये काफ़ी खुशहाल इवनिंग थी एज़ पर संगीता मैम जैसा कि आप बीती बता रही हैं, वो लोग सारे गाना गा रहे थे। बचेंद्री पाल जी भी वहाँ उसमें ज्वाइन की थी, उस गाने में और डांस में। और पहाड़ी सॉन्ग था पेदू पाको बड़ा मासा, काफल पाको चैता मैरी छैला, इस टाइप का कोई गाना है जो कि जिस गाने पे वो लोग डांस भी किए, गाना भी गाए। तो उन्हें ये आइडिया नहीं था उस टाइम कि जो बचेंद्री पाल उनके साथ गाना गा रही हैं और डांस कर रही हैं, वो भारत की पहली महिला बनेंगी जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ रही हैं और वो हिस्ट्री क्रिएट करेंगी। तो ऐसा 1984 में हुआ। आगे हम देखते हैं कैंप इन द स्नो। यहाँ पे कैंप लगाया जाएगा, टेंट लगाए जाएंगे। ये 2134 मीटर्स की हाइट पे थे, ये लोग बिजी थे टेंट लगाने में, जो कि डबल लेयर प्लास्टिक शीट से बना हुआ टेंट था। ग्राउंड पे भी लेयर बनाए हुए थे, जो टेंट भी था वो भी डबल लेयर था। तो ये डबल लेयर होने के कारण, जो एयर बीच में था उसके होने के कारण उन्हें ठंड ना लगे, वो वार्म फील करें, इसलिए ये था। उन्होंने पैक्स के थ्रू टेंट को लगाया। पैक्स एक टाइप का कनेक्टर का काम करता है, जैसे मैंने आपको पिटन्स का फ़ोटो दिखाया तो उसी टाइप का पैक्स भी होता है। यहाँ पे उन्होंने टेंट को बांधा, लेकिन टेंट हवा के द्वारा बहने लगा, लेकिन फिर बड़ी मुशक्क़त से इन्होंने पुल और टग करके टेंट को लगा दिया और टेंट लगाने में सफल हो गए। और इन्होंने ड्रेन डिग आउट किया टेंट के किनारे किनारे। जैसे ये टेंट है, ये टेंट लग गया है और इसके किनारे किनारे ड्रेन डग किया। तो इन्होंने ड्रेन इसलिए किया, उसको डग इसलिए किया ताकि कोई भी वाइल्ड इंसेक्ट्स हैं जैसे स्नेक, स्कॉर्पियो या कोई भी छोटे मोटे इंसेक्ट्स उसके अंदर ना घुस पाएँ और वो सेफ रहें वहाँ पे। वो हंग्री फील कर रहे थे, तो उन्होंने कुछ फायरवुड कलेक्ट किया, कुछ स्टोन्स कलेक्ट किए, जिससे उन्होंने चूल्हा बनाया और कुछ फूड तैयार किया। तो मील लेने के बाद उन्होंने वेस्ट को कलेक्ट किया बैग में और उस कैंप के साइट को क्लीन कर लिया। फिर वो स्लीपिंग बैग्स के अंदर चले गए सोने के लिए। वो डाउट में थे कि उन्हें नींद आएगी कि नहीं, क्योंकि पहली बार इस टाइप के स्लीपिंग बैग में सो रहे थे और उन्हें ये डाउट था, संगीता मैम, उन्हें डाउट था कि उसमें ये कंफर्टेबल फील करेंगी या नहीं। बट ये काफ़ी वार्म था क्योंकि ये सॉफ्ट फेदर से बना हुआ था और इस वार्मनेस के कारण और वो लोग इतनी ऊंचाई पे चढ़ के इतनी थक गए थे कि वो लोग जल्दी ही सो गए। यहाँ पे टीचर नोट्स हम देखेंगे कि जो चिल्ड्रन है उनको एनकरेज करना चाहिए अपने फ्रेंड्स से डिफरेंट लैंग्वेज लर्न कर सके और एक दूसरे की लैंग्वेज को अप्रिशिएट। नेक्स्ट मॉर्निंग वो लोग जगते हैं और उन्हें स्नोफॉल दिखता है। वो स्नोफॉल को देख के काफ़ी खुश हो जाते हैं। पूरे प्लांट, ट्रीज, ग्रासेस, माउंटेन पे वाइटी लुक दिखता है, वाइट स्नो लुक दिखता है। आज उन्हें और ऊपर जाना था और ऊपर क्लाइंब करना था। तो अभी वो लगभग 2100 मीटर की ऊंचाई में थे, अभी अब 2700 मीटर की ऊंचाई पे जाएंगे। तो वो इसके द्वारा केयरफुली वो लोग आगे बढ़ें, बट बीच बीच में वो लोग फिसल रहे थे, तो ये इजी टास्क नहीं था। लेकिन आफ्टरनून में वो माउंटेन पे जो स्नो कवर्ड माउंटेन था उस पे पहुंच गए। वहाँ पे उन्होंने स्नो बॉल्स कलेक्ट किए, उसको कलेक्ट करके उन्होंने बिग स्नोमैन बनाया, कुछ इस तरीके से।
अब लास्ट डे एट कैंप, लास्ट डे की बात है। यहाँ पे वो लोग कैंप पे फायर किए, वहाँ पे प्रोग्राम उन्होंने किया, काफ़ी इन्जॉय किया, एक दूसरे को जोक्स बताएं, हंसे, उन्होंने डांसिंग और सिंगिंग भी किया कैंप फायर के अराउंड। उसके बाद मिडनाइट में ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह उठते हैं और मैडम संगीता को बुलाते हैं। उन्हें लगा कि उन्होंने कुछ गलती कर दिया है, लेकिन वो अनाउंस करते हैं उनका नाम फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड। तो काफ़ी खुश होती हैं वो। एक टाइप का उनकी आंख में आंसू आ जाते हैं, खुशी के आंसू आ जाते हैं, जो कि उनके फेस से दिखता है। वो काफ़ी ब्लेस्ड फील करती हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं कि वो व्हाई डू यू थिंक अ ड्रेन वाज डग अराउंड द टेंट। तो ड्रेन क्यों डग किया गया था, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि वाइल्ड इंसेक्ट्स हैं, उसको उससे बचने के लिए उस ड्रेन को डग कर दिया गया था, जैसे स्कॉर्पियो, स्नेक और कोई भी अदर इंसेक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिसाइड्स माउंटेनियरिंग व्हाट आर द अदर एक्टिविटी दैट कैन बी कॉल्ड एडवेंचरस। तो ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे हम कह सकते हैं रिवर राफ्टिंग है, स्कूबा डाइविंग है, और भी काफ़ी एक्टिविटीज़ होंगी, वो होगा, या फिर सी वॉक भी हो सकता है। तो ऐसे हम समुद्री एरिया में ऐसे देखेंगे ये सब एडवेंचरस एक्टिविटी कराई जाती हैं। आगे यहाँ टीचर नोट में देख लेते हैं क्या लिखा है। तो ये जो पेज है डायरी बेस्ड है, जैसा कि हमने संगीता में जो अपनी आप बीती है वो एज अ चैप्टर के रूप में डिस्क्राइब किया है। आगे इमेजिन और राइट करने के लिए बोला गया है। यू आर ऑन अ माउंटेन, हाउ डू यू फील देयर, व्हाट कैन यू सी, व्हाट डू यू फील लाइक डूइंग देयर। तो अगर हम माउंटेन पे होते हैं डेफिनेटली हमें अच्छा लगेगा, टॉप ऑफ द वर्ल्ड लगेगा, और ऊपर देख के ज़मीन कैसे दिखता है ये हम फील कर सकते हैं। तो एक अद्भुत नज़ारा और डिफरेंट टाइप्स की फीलिंग दिखेगी। अलोन ऑन द माउंटेन टॉप, तो यहाँ एक स्पेशल किड की बात की जा रही है, जो कि कुछ स्पेशलिटी जिन्होंने हासिल की है हम देखेंगे। जी हाँ, बचेंद्री पाल जी। तो वो जब 12 ईयर की थी, जब 12 ईयर ओल्ड थी, तो वो माउंटेन पे ही रहती थी। वो स्कूल की तरफ से पिकनिक गई थी। उन्होंने माउंटेन पीक क्लाइंब किया था 4000 मीटर अपने फ्रेंड्स के साथ। वो काफ़ी उन्होंने फ़न किया था और काफ़ी एडवेंचरस किया था। उसके बाद अंधेरा हो जाता है, वो लोग नीचे नहीं उतर पाते हैं, और वो टाइम काफ़ी ठंड का समय होता है, और माउंटेन पर ठंड होती ही है, और काफ़ी डरावना भी पल होता है। एक छोटी सी बच्ची जो कि केवल 12 साल की है, वो अकेले माउंटेन पे है, और वहाँ पे कोई खाना नहीं है। वो पूरी रात उसे गुजारती है। तो ये किसके साथ ये घटना हुई है? बचेंद्री पाल, जो कि काफ़ी यंग थी, काफ़ी छोटी थी। तो बचेंद्री पाल नागुरी में, जो कि गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में है उत्तराखंड में, वहाँ पे वो पली बढ़ी, और फिर उन्होंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी, ये भी उत्तराखंड में है, वहाँ पे ज्वाइन किया। वो उनके जो गाइड थे वो ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे। वो उस ट्रेनिंग में बहुत ही अच्छा की, और उसके बाद वो दूसरी महिलाओं को माउंटेनियरिंग कोर्स करवाना शुरू कर दी वहीं पे। 1984 में बचेंद्री पाल सेलेक्ट हुई थी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए। तो यही दौर था जिसमें उन्होंने ये ख्याति प्राप्त की थी, और पहली महिला बनी थी देश की, और विश्व की 5th महिला बनी थी जो कि माउंट एवरेस्ट के सबसे हाईएस्ट पीक पे चढ़ी थी। स्नो स्टॉर्म देखते हैं हम। तो यहाँ पे 7 महिलाएं थी और टोटल 18 टीम मेंबर्स थे। 15 मई की घटना है, जब वो लोग 7300 मीटर की ऊंचाई पे पहुंचे। यहाँ उन्होंने टेंट गाड़ा और सोए, और उसके बाद मिडनाइट में बहुत ज़ोर सी आवाज़ आई, एक बड़ा धमाका हुआ। यहाँ तक कि लोग अभी उठे नहीं थे कि टेंट उड़ गया, और काफ़ी लोगों को चोट आई। वो लोग स्टॉर्म के नीचे, जो बचेंद्री पाल हैं वो भी स्टॉर्म के अंदर, जो स्नो है उसके अंदर दब गई, बर्फ़ के नीचे दबी पड़ी थी। बहुत सारे लोग इंजर्ड हुए थे, और कुछ जो दूसरे लोग थे वो कुल्हाड़ी की मदद से एक दूसरों की मदद किए, और उन्हें
बर्फ के अंदर से निकाला। कुछ लोग अब वापस बेस कैंप में पहुंच गए थे, लेकिन बचेंद्री पाल को ये मंजूर नहीं था। वो आगे बढ़ी और ये समय था 1:07 23 मई, जब बचेंद्री पाल 8900 मीटर की पीक पे पहुंच चुकी थी माउंट एवरेस्ट पे, जिसका नाम है सागरमाथा, जो कि नेपाल में है। उनके साथ एक और टीम मेंबर थे जिन्होंने, और वो ऐसी जगह थी जहां दो लोग खड़े नहीं हो सकते थे, लेकिन दोनों ने किसी तरीके से उसकी खुदाई की, वहाँ पे कुल्हाड़ी की मदद से, रस्सी की मदद से और पिटॉन्स और पेक्स की मदद से अपने आप को बांधा और दोनों खड़े हुए वहाँ पे। वो काफ़ी कांप रहे थे, लेकिन उनमें अचीवमेंट, इतना बड़ा उन्होंने अचीवमेंट लिया था कि उस अचीवमेंट की गर्माहट उनके अंदर थी। उन्होंने अपना सर झुकाया और इंडियन फ्लैग लहराया। फोटोग्राफ्स आगे कुछ क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि व्हाई डिड बचेंद्री पुट अप द इंडियन फ्लैग ऑन द पीक, क्यों उन्होंने इंडियन फ्लैग को लहराया। इंडिया को प्राउड फील कराने के लिए उन्होंने ऐसा किया। यहाँ पे है व्हेन हैव यू सीन योर नेशनल फ्लैग बीइंग होस्टेड, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ आवर नेशनल फ्लैग। तो रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे में ये हम जानते हैं कि नेशनल फ्लैग फहराया जाता है, होस्ट किया जाता है। नेशनल फ्लैग के बारे में बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, एक तो वो ट्राई कलर है, सबसे पहला सैफ्रॉन, दूसरा वाइट और तीसरा ग्रीन। सैफ्रॉन जो है वो वीरता का प्रतीक है, वाइट कलर शांति का, और ग्रीन कलर ग्रीनरी। जो बीच में अशोक चक्र हैं, उसमें 24 स्पोक्स हैं जो कि गांधी जी के चरखे पे बेस्ड है, ये ब्लू कलर का है। इसके अलावा आप और भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं नेशनल फ्लैग के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेक ग्रुप ऑफ 6 to 8 चिल्ड्रन डिज़ाइन अ फ्लैग ऑफ योर ओन ग्रुप, एक्सप्लेन व्हाई यू चूज़ दैट डिज़ाइन। तो हम क्लास 5th के बच्चों को ये करवा सकते हैं, ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं उनको, और एक डिज़ाइन दे सकते हैं या उन्हें बता सकते हैं कि इस टाइप का, जैसे इन्वायरमेंट के ऊपर कुछ है तो वो बना सकते हैं, कोई ग्रीन कलर डालें या फिर सन का सिंबल डालें, तो बन सकते हैं अलग अलग टीम के। हैव यू सीन द फ्लैग ऑफ एनी अदर कंट्री वेयर, तो हमने देखा होगा, टीवियों में देखा होगा, न्यूज़पेपर में, या हम इंटरनेट पे भी हम देख सकते हैं। यहाँ पे है व्हाट वी हैव लर्नड, तो जो हमने लर्न किया है उसके बेस पे क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई इट कैन बी एडवेंचरस एंड चैलेंजिंग टू क्लाइंब अ माउंटेन। How would you prepare if you were climb a mountain? If you were to climb a mountain, what would you take with you? Write in your own words. तो ये एडवेंचरस और चैलेंजिंग है क्लाइंबिंग माउंटेन, क्योंकि जो हम माउंटेन पे, किसी भी माउंटेन पे चढ़ते हैं तो अगेंस्ट ग्रेविटी हमें चढ़ना होता है, जिसके कारण हमें बल लगता है और इसकी तैयारियां करनी पड़ती हैं, जैसे हमें स्नैक्स, वाटर बॉटल, इसके अलावा रोप लेने होते हैं जो कि काफ़ी मोटे हों, पेग्स लेने होते हैं, पिटन्स, एक्स लेना होता है, कुल्हाड़ी, स्टिक लेना होता है, और उस तरीके के पोशाक भी होते हैं जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। तो ये सारी चीज़ों को हमें लिखना है, तो ऐसे हम लिख सकते हैं जैसे हमने पढ़ा। आई होप कि ये चैप्टर आपको समझ आया होगा, और इससे बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे, आई एम श्योर। कोई इशू है, कोई क्वेरी है तो प्लीज़ शेयर विथ मी, आई विल ट्राई टू आंसर इट एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।